नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड। आपके साथ मैं हूं पुनीत पाठक। ये एक ऐसा बुलेटिन है जिसमें दिन की तमाम बड़ी खबरों को डिकोड करके आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि खबरों के पीछे असल खबर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे बड़ा नक्सल अटैक इस साल का हो चुका है और अब तक इस अटैक से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई। आज की पहली खबर इसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट के साथ। दंतेवाड़ा में गुरुवार को अरनपुर के शहीद जवानों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी और इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर पुलिस के कप्तान पहुंचे, आला अधिकारियों के साथ इंस्पेक्शन करके समीक्षा की। गमगीन माहौल, नम आंखें और भावुकता से भरा क्षण, और इन सब के बीच श्रद्धांजलि देते सीएम भूपेश बघेल। तस्वीरें दंतेवाड़ा की हैं, जहां गुरुवार को अरनपुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम भूपेश ने शहीद के शव को कंधा भी दिया। इसके साथ ही पूरे सम्मान के साथ शहीदों को बंदूकों की सलामी भी दी गई। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने मुआवजा देने का ऐलान भी किया। हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं बल्कि लड़ते हुए शहादत हो गई। दूसरी ओर गुरुवार को डीजीपी अशोक जुनेजा, एडीजी विवेकानंद सिन्हा, सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह और बस्तर आईजी पी सुंदर राज घटनास्थल पहुंचे। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है, जिसका आने वाले समय और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करके करने का पूरा कार्य योजना है। तब बहुत जल्दी फिर इस इलाके को थोड़ा पुनः नक्सल गतिविधि से मुक्त करने के लिए हमारा पूरा कोशिश है। बहरहाल ये जान लेना जरूरी है कि दंतेवाड़ा हमले पर नक्सलियों की दरभा डिवीजन सचिव साईनाथ ने प्रेस नोट जारी किया और अरनपुर हमले को राज्य सरकार के हमलों का जवाब बताया। प्रेस नोट के जरिए पीएलजीए ने अरनपुर हमले की जिम्मेदारी भी ली। तो इस एक रिपोर्ट में आपने देखा और दिन भर के घटनाक्रम से पता आपको चल गया, नक्सलियों के दरभा डिवीजन ने अरनपुर कांड की जिम्मेदारी ली। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अब हो चुका है। कुछ ऐसी बातों का खुलासा आज दिन भर की पड़ताल, जांच और समीक्षा के दौरान हुआ जो चौंकाने वाला है। और ऐसा नहीं कि पहली दफा हुआ है, इसलिए थोड़ी हैरानी ज्यादा। डिकोड कर रहे हैं इसे। पहली बात कि जिस सड़क के ऊपर ब्लास्ट हुआ वो सड़क है अरनपुर जगरगुंडा। जब ये सड़क बन रही थी तब भी नक्सलियों ने आईडी प्लांट यहां किया था, ये जानकारी। इसको इस्तेमाल करने के लिए सही वक्त का इंतजार वो करते रहे। वैसे इस सड़क के निर्माण में काफ़ी शहादतें हुई हैं। पुलिस को कई बार यहाँ से आईडी मिले हैं, कई बार उसको डिफ्यूज़ किया, कई बार उनका शिकार हुए। उनसे नुकसान की खबरें भी हमने आप तक पहुँचाएँ। हर लिहाज से ये बेहद संवेदनशील, खतरनाक और महंगी सड़क आप कह सकते हैं। दूसरी बात, अमूमन बस्तर के किसी भी नक्सल प्रभावित इलाके में जब कभी जवान सर्चिंग पर निकलते हैं तो पैदल या बाइक पर जाने का निर्देश होता है एसओपी के तहत, और जिस रास्ते जाते हैं उसी से लौटते हैं और पैदल लौटने के लिए कहा जाता है। लेकिन अरनपुर मामले में जवानों को बड़ी गाड़ी में लाना एक बड़ी चूक साबित हुआ। ये माना जा रहा है कि इस बार भी नक्सलियों को सब कुछ पता था कि जवान ऑपरेशन के बाद थके लौट रहे हैं और गाड़ी पर सवार हैं। ऐसे में नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम ने इस वारदात को अंजाम दिया, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। अंतिम बात, घटनास्थल से आधे किलोमीटर दूरी के ऊपर सीसी सड़क बताई गई पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा, और ये भी कहा कि अगर उस रास्ते पर जवान चलते तो हादसा टाला जा सकता था। जिस रास्ते पर धमाका हुआ उसका काम बीते 2 माह से रुका था क्योंकि सुरक्षा अधूरी थी। बीते 2 महीने से सुरक्षा न मिलने से यह काम अटका पड़ा था। सबसे बड़ी बात यह कि इस हमले को नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी ने अंजाम दिया, जिसे पिछले काफी वक्त से खामोश और कमजोर पड़ना बताया जा रहा था क्योंकि कई लीडर्स मारे गए थे या कोविड के बाद एक्टिव नहीं थे।
अब इस घटना के बाद में जो पत्र सामने आया उसने फिर बता दिया कि वो भले ही थोड़े पीछे धकेले हों लेकिन खत्म नहीं हुए हैं और अभी भी अपनी मौजूदगी का एहसास कराने में सक्षम है। इधर बुधवार को अरनपुर में नक्सलियों ने डीआरजी जवान पर जो अटैक किया, गुरुवार को इस पर पॉलिटिकल आफ्टर इफेक्ट भी खुलकर देखा। कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक नई स्तर के ऊपर जुबानी जंग छिड़ी है। कैसे, जरा देखिए आप। ये वो जगह है जहां बुधवार को नक्सलियों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल बात नक्सली हमले के बाद गुरुवार को हुई पॉलिटिक्स की करते हैं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एमपी से तुलना करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। और शब्दों को छोड़ भी दें तो छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता भी नरोत्तम मिश्रा के सुर से सुर मिलाते दिखे। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और कानून का राज नहीं होने के कारण लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। ये तो बात हुई बीजेपी की, जो नक्सली समस्या के मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश करती दिखी। बात करें कांग्रेस की तो बीजेपी के आरोपों का जवाब सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिया। नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। वो भूल गए ना कि ये जॉइंट मूवमेंट है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जॉइंट मूवमेंट है कि इनको हर चीज में कहीं ना कहीं अगर रोटी सेकने का मौका दिखता हो तो वो सेकने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर बात इतनी है कि नक्सली समस्या जैसे गंभीर मुद्दे पर भी पार्टी से इतर स्वस्थ सामूहिक चर्चा की जगह आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो आपने देख लिया कि नक्सली हमले के ऊपर आफ्टर पॉलिटिकल इफेक्ट दिख रहा है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, पर सवाल यहां यह है कि इस राजनीतिक बहस से अलग हकीकत है क्या, पूरे देश में राज्यवार स्थिति क्या है। तो साहब हकीकत जो है इसको डिकोड कर रहे हैं। पहली बात यह कि देश के एक नहीं, दो नहीं, 10 राज्य नक्सल प्रभावित हैं। कहीं कांग्रेस की सरकार, कहीं बीजेपी की, कहीं बीजेडी की, कहीं जेएमएम की। यानी राज्य अलग अलग हैं, सरकारें अलग अलग दलों की हैं, पर समस्या वही है। सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर इस समस्या के खात्मे पर काम करना चाहती हैं, कोशिश भी करती हैं, कामयाबी भी मिलती है, लेकिन कई बार झटके भी मिले। नक्सल समस्या ऐसी है जो अब तक हो गई हो, सफाया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ सरकार पर आज सवाल उठाती देखिए, तो जवाब तो उसको भी देना पड़ेगा कि राज्य को बने हुए 23 साल हुए, उसमें से 15 साल के लंबे वक्त उनकी पार्टी की सरकार यहाँ रही। तब उन्होंने समस्या को क्या जड़ से खत्म कर दिया? अगर तब नहीं किया तो आज 4 सालों में वो ऐसी उम्मीद कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस सरकार पर कोई सवाल नहीं उठता, ऐसी बात भी नहीं। जब वो विपक्ष में थे 15 साल तो सरकार की नीतियों पर, नियत पर कई सवाल उठाए, कई खामियां गिनाई। अब जबकि वो सरकार में हैं तो सवाल उनके भी गले की फांस हैं। उनकी भी नीतियों और सक्रियता के ऊपर अब सवाल उठा रही है भारतीय जनता पार्टी। दरअसल इस समस्या की जड़ में सामाजिक विषमता, असंतोष और सरकार के प्रति भरोसे की कमी हर बार नजर आई है। मूल तौर के ऊपर नक्सली भोले भाले जंगलवासियों और ग्रामीणों को बरगलाकर, डराकर उनका साथ हासिल करते हैं, जिसे तोड़ने के लिए सरकारों को मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ रिमोट एरियाज में लगातार काम करना पड़ेगा। हालांकि सरकारें ऐसा नहीं करती, ये हम नहीं कह रहे। सरकारों ने बहुत काम किया है और ये काम दिखता भी है, क्योंकि आप पत्र में भी देखें, उन्होंने कहा कि राज्य के एक्शन के विरुद्ध इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन राजनीति से बचकर अगर सब मिलकर लगातार काम करें ज्वाइंटली, तभी हल हो सकता है, जो सब नेता मानते और जानते हैं। अगली खबर है चुनाव से जुड़ी कर्नाटक से, जहां गुरुवार का दिन राजनीतिक तौर पर बड़ा ही जहरीला साबित हुआ। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। चुनावी दौर चल रहा हो और नेताओं की जबान से ऐसा कुछ निकले नहीं जिससे विवाद न हो, यह हो नहीं सकता। गुरुवार को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। खड़गे ने पीएम मोदी को जहरीला सांप कह दिया। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। आप सोच सकते हैं कि ये जहर है या नहीं, लेकिन अगर आप उसे चखेंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद वही होना था जो हुआ। बीजेपी नेताओं ने खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। खड़गे पर बीजेपी नेताओं ने कुछ इस तरह से पलटवार किया। पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। मोदी जी को गाली निकालना कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी पड़ेगी।
नहीं तो कर्नाटक की जनता इनकी जमानत जब्त करा के इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इसके अलावा पीएम मोदी के एक बयान पर कांग्रेस ने जबरदस्त ऐतराज जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब झूठी गारंटी, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी। पीएम के इस बयान पर खड़गे ने पीएम मोदी से डाटा मांगा। तो वहीं जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि पीएम ने ये टिप्पणी निराशा और हताशा में की है। बहरहाल आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी 28 अप्रैल को मैदान में उतरेंगे। तो 7 मई तक लगभग 15 जनसभाएं और रोड शो करेंगे। तो अभी प्रधानमंत्री का इस मैदान में, चुनावी मैदान में उतरना और 15 सभाएं लेना बचा है। अभी जाने किन किन शब्दों के किन किन अंदाज में उत्तर आएंगे। खड़गे जी ने प्रधानमंत्री मोदी को जहरीला सांप कहा, एक बार फिर मौका बीजेपी को दिया। क्या यह कर्नाटक में कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या हिट विकेट शिकार होने के लिए एक कारण बनेगा? डिकोड करते हैं। एक बात सभी दलों को आज समझ लेनी चाहिए कि बिलो द बेल्ट जाकर अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो आप पर भी उल्टे तौर पर भारी पड़ सकता है। आरोप लगाने भी चाहिए, लेकिन निजी वार से, निजी हमलों से और इस तरह के वर्ड से बचना चाहिए। आज विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को देखें, उसके नेताओं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी टक्कर सामने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी, जिसका बैकअप संघ है, उससे है। अगर कांग्रेस नेता इस बात को समझ गए हैं तो उनको ये भी समझना पड़ेगा कि निजी हमलों को वो आसानी से कैश करने वाले एक पार्टी के सामने खड़े हुए हैं। और जब भी उन्होंने कोई जुमला इस तरह का दिया है, आप याद करें, चौकीदार चोर वाला, नीच वाला, वो उल्टा उनको भारी पड़ा। कई उदाहरण हैं। कांग्रेस नेताओं ने चाय बेचने वाला जब बताया था तब इसी बात को कैश किया, चाय पे चर्चा का अभियान चल पड़ा। नतीजा 2014 मई में देश ने एक सरकार बदलते हुए देखी और वो अब भी कायम है। पीएम मोदी के 2 डायलॉग फेमस हैं। पहला वो कहते हैं, विरोधी जितना पत्थर मुझ पर फेंकते हैं फेंकें, मैं उन पत्थरों की सीढ़ी बनाना जानता हूं। दूसरा वो कहते हैं कि विरोधी जितना कीचड़ उछालें उतना अच्छे से कमल खिलेगा। कहने का अर्थ ये कि कांग्रेस नेताओं को अतीत से जरूर सबक लेना चाहिए। सेल्फ गोल करने से या इस तरह के शब्दों के बाद खुद को घेरने का मौका देने से बचना चाहिए। चलिए, एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस को विधायकों की बगावत का डर है और इसलिए दोनों दलों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को असंतुष्टों को मनाने की जिम्मेदारी दी है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने नाराज और असंतुष्ट नेताओं की मान मनोबल शुरू कर दी है। इसका जिम्मा बड़े नेताओं को सौंपा गया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती नारायण त्रिपाठी हैं, जिन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। जाहिर है, त्रिपाठी के चुनाव लड़ने से विंध्य में बीजेपी के वोट बटेंगे, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके बाद भी बीजेपी त्रिपाठी पर एक्शन नहीं ले रही। कार्यकर्ता नहीं टूटे, ये संगठन की हमेशा अंतिम कोशिश रहती है। और कुछ और सोच रहा है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसे व्यक्ति के लिए कोई स्थान कभी होता ही नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक होने के बाद भी जयस नेता हीरालाल अलावा पार्टी से हटकर अलग चुनाव लड़ेंगे, जिससे कांग्रेस को नुकसान होना तय है। लेकिन इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निहाल सिंह जी जो सांसद थे, केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे, उन पर बलात्कार को लेकर हुई एफआईआर के बाद भी नहीं निकाला। अब देखना यह है कि असंतुष्ट नेताओं को मनाकर दोनों पार्टियां अपने वोटों का बंटवारा कैसे रोक पाती हैं। तो बगावत का डर तो पार्टियों को हमेशा से रहता है और अब भी कांग्रेस बीजेपी को सता रहा है। आखिर कांग्रेस बीजेपी के पास विकल्प क्या है? इस सीजन में ऐसी क्या खास बात है जो बगावत को पूरी तरीके से वायरल करके पार्टियों के लिए बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकती है? इसको हम आज डिकोड करें। आपने कभी ना कभी संक्रमण काल नाम का एक शब्द सुना होगा, जिसका अर्थ होता है जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करे। चुनाव के कुछ महीने बचे हैं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक संक्रमण का दौर, मतलब नेता अपना ठिकाना बदलने के लिए बड़े आतुर हैं और इसकी धौंस भी दिखाते हैं। इसका डर भी होता है। ऐसी स्थिति का सामना कोई एक दल नहीं करता। कांग्रेस बीजेपी दोनों इसका शिकार है, इस डर से उभरने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये वो टाइम होता है जब प्रभावशाली नेता, जिन्हें अपेक्षित सम्मान, पद या टिकट की आस पूरी नहीं होती, तो ऐसे वक्त यानी चुनाव के ऐन पहले अपनी पार्टी से मोल तोल करके, बार्गेनिंग करके अपने मोल को पक्का करते हैं या दूसरी जगह अपनी जगह सुनिश्चित कर लेते हैं। बगावत के स्वर आप इनको कहते हैं। पार्टी उन्हें टेबल पर लाने की कोशिश करती है, मनाकर चुप कराने की कोशिश करती है।
फिर बागी हो रहा नेता अपनी बात को मनवा सकता है। ऐसे कई हमने उदाहरण देखे। अगर ऐसा नहीं होता तो बगावत कर अपनी पार्टी को नुकसान जरूर ऐसे नेता पहुंचा देते हैं, खुद का फायदा होना हो। देखना होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों बगावत के इस वायरस की रोकथाम करने में कितना कामयाब होते हैं, और इसीलिए आप देखें कि वो अपने सबसे बड़े नेताओं को इस ड्यूटी पर लगा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आप देखें तो दिग्विजय सिंह पिछले कई चुनाव से ये भूमिका निभाते आए हैं, अब की बार फिर निभा रहे हैं, और दूसरी तरफ तो नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो ये काम कर रही है। देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। अगली खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर दिए बयान पर विवाद छिड़ गया है। क्या विवाद है, देखिए आप। हिंदू राष्ट्र को लेकर आवाज बुलंद करने वाले बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने बयान को लेकर फिर विवादों में हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने सीहोर में भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद है वंशी समाज खफा हो गया था। समाज ने इसे भगवान सहस्त्रबाहु का अपमान बताया और धीरेन्द्र शास्त्री से माफी मांगने की मांग की, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो देश भर में FIR दर्ज कराने की चेतावनी दी गई। पूरा समाज इससे आक्रोशित है कि वे माफी मांग लें, अन्यथा पूरे देश में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। वहीं विश्व धर्म संसद ने भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान की निंदा की और है वंशी समाज से माफी मांगने की वकालत की। विश्व धर्म संसद इस बयान की घोर निंदा करती है, सार्वजनिक तौर पर उनको उससे माफी मांगनी है वंशी समाज का भी ये तर्क है कि धीरेन्द्र शास्त्री भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि भगवान सहस्त्रबाहु ने रावण को पराजित कर उससे 6 महीने तक बंधक बना रखा था। तो अब ऐसा लगने लगा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र या सनातन धर्मियों को लेकर पताका लेकर चल रहे हैं, जिसके पीछे सैकड़ों हजारों लाखों उनके श्रद्धालु समर्थक हैं, वहीं साथ ही साथ कुछ विवाद भी उनके साथ ही साथ चलने लग गए हैं, या एक वर्ग है जो लगातार वो क्या कहते हैं इसको बड़े गौर से सुनकर उसका कई बार विरोध भी करता है। आज के लिए बस इतना ही। न्यूज़ डिकोड में कल पुनः आपसे इसी मंच पर इसी वक्त मुलाकात होगी। तब तक परिवार का और अपना ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।